आगे ठीक है। चलिए जरा, तो ये क्या था आपका? ये डाउट हो गया, 2 डाउट। अब आगे बढ़िए जरा, आगे बढ़िए। क्या पढ़ रहे थे आप लोग? आप लोग मैथमेटिकल टूल्स पढ़ रहे थे। आज हम लोग जो पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, है ना? तो पहले आज तो डिफरेंशिएशन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? डिफरेंशिएशन, उससे पहले आज हमने सोचा थोड़ा पैटर्न चेंज करते हैं, ठीक है अनुज? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं, ठीक है ना? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ओके। तो आइए जरा मजे लेते हैं इसके ग्राफ के, ठीक है? ग्राफ के, ओके। ग्राफ आप लोग ड्रॉ करते होंगे, बड़ा अच्छा लगता होगा। 9th 10th में सीखा होगा ना, बहुत मजा आया होगा, ठीक है? इजी इजी रहता, फोटो सोटो बनाओ मस्त, ठीक है ना? इधर से उधर पॉइंट मिला दो, उधर से इधर पॉइंट मिला दो, है कि नहीं? ऐसे ही करते थे ना, ओके जी। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अरे बाबा, एक, हाँ, जिसने भी लिखा पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम होता, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन एक बात बता रे भाई, एक बात बता जरा, तू ही बता कि मम्मी को और क्या क्या बोलते हैं? मम्मी को क्या बोलेंगे रे भाई? वैसे मम्मी फंडामेंटल चीज है, इट कैन नॉट बी डिफाइंड। पापा कैन बी डिफाइंड, ठीक है? ओके। अब पापा को भी अब बायो वाले गुस्से में आ जाएंगे, बोलेंगे वो भी फंडामेंटल है। चले यार, मम्मी पापा को फंडामेंटल ले ले, ठीक है? राइट ना? लेकिन जो रिलेशन होता है ना, रिलेशन फंडामेंटल नहीं होते। फिर भी चलिए, मम्मी और पापा हो गए फंडामेंटल। अब देख ब्रदर, ब्रदर, तेरा अपना भाई ब्रदर, ठीक है? नहीं, राइट ना रे? अब ब्रदर क्या होता है? कजिन को भी क्या बोलते हैं? ब्रदर, ओके। मामा के बच्चे को भी क्या बोलते हैं? ब्रदर। मौसी के बच्चे को भी क्या बोलते हैं? ब्रदर। राइट ना रे भाई? ओके। अब आगे चल करके वो उसका हो जाता है, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए केवल एक फॉर्मूला बोलना ठीक नहीं। फोर्स इज इक्वल टू मास, ठीक है? आदमी का मुंह खुलेगा ना, तो देखो जरा, माँ, है कि नहीं? है तो होता, जैसे ही मुंह खुलेगा तो क्या आवाज निकलेगी? माँ, राइट? अब तुम लोग रोए होगे बचपन में, थिंक करो जरा, पहले वही वर्ड निकलता होगा। तो दैट इज फोर्स m इंटू ए, m इंटू ए, पहला फार्मूला हो गया। न्यूटन बाबा आए तो उनने क्या बोला? फोर्स का डेफिनेशन बोलो, रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम, है ना? रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू फोर्स होता है बंधुराज। डेल्टा पी बाई डेल्टा टी फोर्स होता है। तो तुम लोग मैं क्यों बोलता है? m
क्यों? ओके, इसी तरह से तो वर्क पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम होता है। ये देखिए जरा, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। ओके, अब जरा देखो F इंटू डी एक्स, इसी को सिखाना है मेरे को, आपको इसी को सिखाऊंगा अभी। F इंटू डी एक्स, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन कितना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये तो पक्का ना, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं ना, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अब F डॉट, अब ये बोर्ड जो है ना तो ज्यादा सेंसिटिव हो गया है, dx बाई dt, बोलो प्यारे बोलो, ये क्या हो गया, वेलोसिटी भी। ठीक है, ये सब और सीखोगे अभी, जरा रुकिए, डन, आगे बढ़िए, लेकिन इसी तरह से पूछा कीजिए, मेरे को भी जरा मजा आता है, कोई तो कुछ पूछ रहा है, समझे, राइट ना? भले ही गलत हो लेकिन आंसर भेजा कीजिए। ओके, तो ग्राफ पढ़ेंगे हम लोग, राइट। श्रावणी आई है, श्रावणी देख, यदि 2 डायमेंशनल मोड में हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो 2 एक्सिस की जरूरत पड़ती है। कितने एक्सिस की जरूरत पड़ती है अनुष्का? 2 एक्सिस की जरूरत पड़ती है, राइट ना? ओके, अब यहाँ पर अपन जो बोलते हैं ना, एक्स एक्सिस गया एंड वाई एक्सिस गया, ए एक्स एक्सिस आहे, ए वाई एक्सिस आहे, ऐसे नहीं आए, ऐसा नहीं है, इट इज नॉट एक्स एक्सिस, इट इज नॉट वाई एक्सिस, ठीक है। कैसे? उसी तरह से जैसे कि किसी का नाम मान लीजिए कुछ है, मान लीजिए अरिन है, तो तेरा नाम अरिन है क्या? अरे तेरे डब्बे का नाम अरिन है कि नहीं? और तो मान लिया कि यू आर अरिन, ये माना गया है, ऐसा मान लिया कि यू आर अनुज, यू आर अनुष्का, यू आर अनघा, समझ गए? अब दूसरी तेरे जैसे ही आ जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब आगे बढ़ना है यार, तो बिना नोटेशन के कैसे होगा, है कि नहीं है? बिना नोटेशन के कैसे होगा? तो इसीलिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे दिया कि मम्मी पापा ने कि ऐसा ये डब्बा है, तो दिस डब्बा इज नोन एज अनुज, दिस डब्बा इज नोन एज अनघा, दिस डब्बा इज नोन एज स्नेहा, दिस डब्बा इज नोन एज ऋतुगंधा, राइट ना? विपुल, सिद्धांत वगैरह वगैरह। तो ये माना अपन ने। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में 2 एक्सिस होते हैं, ठीक है। एक एक्सिस होता है इंडिपेंडेंट एक्सिस, इंडिपेंडेंट एक्सिस, ठीक है। और दूसरा होता है डिपेंडेंट एक्सिस, डिपेंडेंट एक्सिस, समझ गए? अब किसी भी फिजिकल इक्वेशन में, अब यार ये फिजिकल वर्ड बड़ी मजेदार है, ठीक है, फिजिकल वर्ड बड़ी मजेदार है। फिजिकल इक्वेशन क्या होता है भाई? ऐसा है
कि ऐसा इक्वेशन जो ये जो सराउंडिंग तुम देख रहे हो, ठीक है, तेरे चारों साइड की चीजें, ये तेरी बॉडी भी तेरे साइड की चीजें हैं, समझ गए, तुम उसके अंदर है, तुम उसके अंदर। अब मजे की बात तो ये देखो कि उस बॉडी के अंदर तू कहाँ है, ये पता करना बड़ा टफ काम हो जाता है, समझ गए। सोच के देख जरा अनुज, तू तेरी बॉडी में कहाँ है, ठीक है। अब इसके लिए तेरे को कॉन्सेंट्रेट होना पड़ेगा, कांस्टेंट होते 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 पता करेगा, वो भी आइडिया लगाएगा, वो भी आइडिया लगाएगा कि हाँ यार यहाँ अपना पोजीशन हो सकता है। कितनी मस्त चीज है? तो फिजिकल क्या होते हैं, ये जो भौतिक जगत है जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, जिससे कुछ फीलिंग ले सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिकल। और उसमें जो रिलेशन बनाता है वो क्या कहलाता है, फिजिकल इक्वेशन, राइट, फिजिकल इक्वेशन, ओके। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप अभी प्रेशर P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया लिख लेते हो, और सिंपल चलिए, और सिंपल चलिए, तो लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू m इंटू v, चलिए ठीक है। जानते हो ये लीनियर मोमेंटम की खोज कैसे हुई, पता है, जानते हो? गैलीलियो नाम का साइंटिस्ट ने एक हाथी और एक चींटी पाला था, समझ गए। एक बार हाथी और चींटी में बहस छिड़ गई, ठीक है, बहस छिड़ गई। क्या बहस छिड़ गई, समझी ऋतुगंधा? तो हाथी, वैसे तुम लोगों को सुनाया होगा यार, ठीक है, ये हाथी है और ये चींटी, ये चींटी है, ये इसका मास कैपिटल M है और इसका मास स्मॉल m, राइट समझ गए। हाथी और चींटी दोनों सेम वेलोसिटी से सेम दोनों दौड़ रहा था। अब वो पुराने जमाने का चींटी था, बड़ा वो था, समझ गए। उसने क्या किया पता है, उसने क्या किया पता है, वो हाथी दौड़ने लगा, हाथी के टांग बड़े बड़े थे, उसने फीदर लगा लिया, ठीक है। आप लोग जानते होंगे, बायो वाले भी हैं बैठे हुए, ठीक है, जेई वाले जिनको नहीं पता होगा वो पता करने ला कि चिंटे के पर निकलते, ठीक है, ओके। तो उसने फीदर लगा ली और सेम वेलोसिटी से दौड़ते हुए अम्मी से बाबा के पास पहुंचा, ए से बी पर पहुंचा, ठीक है। अब गैलीलियो से बोला कि बता जरा मेरे को, इसमें ज्यादा ताकतवर कौन है, ये हाथी, ये मुट्ठा, समझ गए। बोलता है कि हम ज्यादा ताकतवर हैं, देखो हम तो साथ साथ दौड़ते हुए आए हैं, एक साथ आए हैं, ठीक है, तो हमसे ज्यादा ताकतवर कैसे हो गया, राइट ना। तो अब गैलीलियो को टेंशन हो गई, बोला यार सही है यार, ये तो मामला गड़बड़ है ना। सेम डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, दोनों ने सेम टाइम में कवर किया है, क्या मामला है भाई, कैसे किया जाए। तब उसने क्या किया, एक नई फिजिकल क्वांटिटी बनाई, हाथी और चिंटे को बोला, उसने बोला कि चल चिंटे तू एक वो शुगर था ना, शुगर का एक छठा दाना लेकर के चला जाता है, तो एक काम कर, मैं तेरे को 1 क्विंटल शुगर तेरे को देता हूँ और 1 क्विंटल शुगर हाथी को देता हूँ,
ठीक है, जो पहले लेकर के जाएगा वो ताकतवर। वाह जी वाह। अब जरा कहिए, है ना, अब 1 क्विंटल शुगर तो आप चिंता उठा नहीं सकता, ठीक है, राइट ना। हाथी ने क्या किया, अपने सुर में लपेटा, टिंग टांग करते हुए चल दिया, समझ गए, ठीक है। अब 1 क्विंटल शुगर, अब एक एक दाना, चिमटे ने क्या सोचा, मैं तो एक एक दाना वन वो लेकर के जाऊंगा, ठीक है, राइट ना। अब यहाँ पे क्लियर हो गई, क्या क्लियर हो गई कि कौन ज्यादा ताकतवर है, ठीक है, कौन 1 क्विंटल को पहले ले जाता है, राइट ना। तो इस तरह से अब यहाँ पे कौन आ गया, इंपॉर्टेंट क्वांटिटी, मास आ गई, क्या आ गई, मास आ गई। तो मास P is equal to m into v, mass into velocity is equal to linear momentum आ गया, ठीक है भाई, क्या आ गया, लीनियर मोमेंटम आ गया, ओके। अब देखो, तो इस तरह से लीनियर मोमेंटम की खोज हुई भाई, और इसको किसने लाया, गैलीलियो बाबा ने लाया, और न्यूटन ने इसको अप्लाई करके आगे बढ़ा करके आप लोगों को, ठीक है, मास तक ले आया, मास इनटू एक्सेलरेशन तक ले आया। अब यहां देखिए, गैलीलियो ने हाथी और चिमटी दोनों को 1 क्विंटल दिया था, कितना, क्या दिया था, 1 क्विंटल, राइट। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में जब रिलेशन बनाते हैं और दो में कंपेयर करना हो, तो रिमेनिंग्स को कांस्टेंट मानना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर 3 फिजिकल क्वांटिटी है, लीनियर मोमेंटम है, मास है, वेलोसिटी है, राइट ना। तो लीनियर मोमेंटम p और वेलोसिटी दोनों में यदि आपको रिलेशन चाहिए, दोनों में रिलेशन चाहिए, तो m को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, ठीक है। अब जरा देखो, पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू क्या होता है, mgh, ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, आप लोगों ने पढ़ा होगा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब इस पोटेंशियल एनर्जी में कितनी फिजिकल क्वांटिटी है, ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या है, मास, ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये क्या है, ये क्या है, पोजीशन को रिप्रेजेंट करने वाला, हाइट को रिप्रेजेंट करने वाला एक फिजिकल क्वांटिटी, ओके ना, ठीक है। अब इसमें कितने फिजिकल क्वांटिटी है, देखे 4 फिजिकल क्वांटिटी है। तो 2 फिजिकल क्वांटिटी में रिलेशन बताते समय ठीक है, रिमेनिंग 2 को कांस्टेंट मानना पड़ेगा। आप बोलोगे U इज, देखना यहां पर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V लिखोगे, U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H लिखोगे। ये कब when mass is constant पहले वाले में, दूसरे वाले में when m and g are constant, ठीक है, when m and g are constant, ओके जी। अब देखिए, एक और थर्ड फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं, जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, जिसका नाम क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। फोर्स F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, ठीक है, mv स्क्वायर अपॉन r, राइट। अब देखो जरा, फोर्स और m में रिलेशन निकालना हो तो वेलोसिटी और r को कांस्टेंट लेंगे, ठीक है, फोर्स
और m में रिलेशन निकालना हो तो वेलोसिटी और r को क्या लेंगे, कांस्टेंट लेंगे। तब हम कहेंगे कि if m is increased f is increased, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। f is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर बोलेंगे। ये कब, when m and r are constant, मास m और रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तभी f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर होगा। ओके रे भाई। अब देखिए जरा, f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, ठीक है, मतलब r को बढ़ाओगे तो f क्या होगा, कम होगा, राइट ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो r को बढ़ाएंगे तो f कम होगा, या r को कम करेंगे तो f क्या होगा, बढ़ेगा। r को कम कर किया तो f क्या होगा, बढ़ेगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन कब, when m and v are constant, समझ गए, when m and v are constant। ओके जी, ठीक है। अब देखिए, अब ग्राफ ड्रॉ करते समय आपका क्लियर हो गया कि P इक्वल टू एम वी में वेरिएबल कौन है, मतलब जिसका वैल्यू अपन कुछ भी ले सकते हैं, जैसे वेलोसिटी, है ना। मान लीजिए कि मैं आपको आपके स्क्रीन के सामने ऐसे दौड़ रहा हूं, ठीक है, राइट ना, अभी दौड़ा, अभी दौड़ा, अभी दौड़ा, राइट ना, अब धीरे धीरे दौड़ा। इस सभी कंडीशन में आप ही बताओ, मास क्या, कांस्टेंट। ये डब्बे का मास, मेरा तो कोई मास ही नहीं है, अपना तो कोई मास ही नहीं, अपन तो इतने दुबले पतले हैं कि अपन काटे नहीं जा सकते, छुए नहीं जा सकते, ये तो डब्बा है, ठीक है। तो डब्बे का मास क्या क्या है इस कंडीशन में, कांस्टेंट। वेलोसिटी वेरिएबल, p क्या हो गया, वेरिएबल, ठीक है। लेकिन वेलोसिटी का तो कोई भी वैल्यू ले सकते ना अपन, है ना, इंडिपेंडेंट है ना, मतलब जितनी अपनी क्षमता है उतनी तक इंडिपेंडेंट है। वेलोसिटी को कहां लेने का, एक्स, इस इंडिपेंडेंट एक्सिस पर, और p को कहां लेंगे, इस एक्सिस। ओके जी, ठीक है। इसी तरह से आपसे कोई पूछेगा कि ये जो है, ये पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू mgh, U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h, तो h को कहां लेंगे, यहां पर, U को कहां लेंगे, यहां पर, ओके ना। यदि आपसे कोई पूछेगा f और r में रिलेशन, f और r में ग्राफ ड्रॉ करो, तो r को कहां लोगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यहां पर लेंगे, f को कहां लेंगे, यहां पर लेंगे, राइट ना, ठीक है जी। तो अब यदि मान लीजिए आप जानते हो कि पावर, इलेक्ट्रिक पावर, पावर P इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r होता है, ठीक है। v क्या है, v क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, v क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, r क्या है, रेजिस्टेंस, ओके। अब r रेजिस्टेंस को कांस्टेंट माना, अब इसका मीनिंग क्या हुआ, अरे कांस्टेंट मानने का मतलब ये हुआ कि एक ही रेजिस्टर वायर लिया और उस पर अलग अलग बैटरी लगा करके
अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, राइट ना। ठीक है, तो आर जब कांस्टेंट लेंगे तो पी एंड वी के बीच ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, अब एक ही सेल है अपने पास केवल एक ही सेल है और रेजिस्टेंस का डब्बा, ढेर सारे रेजिस्टेंस है ना। तब क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट हो गया और रेजिस्टेंस अलग अलग ले लेंगे, समझ गए कि नहीं। आर क्या ले लेंगे, अलग अलग ले लेंगे। ठीक है, मतलब आर वेरिएबल हो गया प्यारे, आर इज वेरिएबल, तो पी और आर के बीच ग्राफ ड्रॉ करेंगे, है कि नहीं है। ओके, तो यहां पर और देखिए जरा प्यारे, यदि आपसे कोई कहता है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इफ पावर इज टेकन टू बी कांस्टेंट, power is taken to be constant, then potential difference across given resistance is directly proportional to square root of that resistance, है ना। ओके, तो यहां पर R को क्या कर लेंगे, वेरिएबल, और पोटेंशियल V को कहां लेंगे, यहां पर ले लेंगे। ओके जी, पोटेंशियल V को कहां ले लेंगे, यहां पर ले लेंगे। इस तरह से हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब किसी भी ग्राफ में जितना भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे ठीक है, सिद्धांत उसमें केवल दो चीज मिलता है हमको, ओनली दो चीज। एक मिलता है स्लोप, ठीक है, एक क्या मिलता है, स्लोप, और दूसरा क्या मिलता है पता है, एरिया कवर्ड। ठीक है, जरा गौर फरमाइए, एक क्या मिलता है, स्लोप, और दूसरा क्या मिलता है, एरिया कवर्ड। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग जानते हैं कि मान लिया हमने जरा देखो, यहां पर कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है जो y इज इक्वल टू कांस्टेंट c और x में रिलेशन बताता है, y इज इक्वल टू cx। ठीक है, राइट। तो यहां पर x को यहां लेंगे और y को यहां लेंगे। ठीक है, अब ये सब आप जानते हो कि x के डिफरेंट वैल्यू x1 हो गया, x2 हो गया, x3 हो गया, x4 हो गया, x5 हो गया। ठीक है, इसके लिए यहां पर क्या हुआ, y1 इज इक्वल टू c आया, y2 इज इक्वल टू क्या कहते हो, सॉरी cx1, y2 इज इक्वल टू cx2, है ना, cx2। इसी तरह से y3, y4, y5 डैश डैश, राइट। अब इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स आप लेते हैं, ये पॉइंट हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पर इसके लिए क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया, यहाँ पर इसके लिए क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया। अब इस सब पॉइंट्स को मिलाते हैं तो ये ग्राफ मिलता है। ठीक है, ये
ग्राफ मिलता है। अब ये ग्राफ हमको क्या इंफॉर्मेशन दिया, ये ग्राफ हमको क्या इंफॉर्मेशन दिया, इसको क्या कहेंगे, वाई एक्स ग्राफ। क्या बोलेंगे इसको, वाई एक्स ग्राफ, सॉरी एक्स वाई ग्राफ, एक्स वाई ग्राफ बोलेंगे। ठीक है, एक्स वाई ग्राफ। अब देख लेना जरा यहाँ ये क्या इंफॉर्मेशन हमको देता है। ठीक है, अब देखो जरा, ये एंगल थीटा है, दिस इज थीटा। ओके, अब यहाँ पर किसी भी जगह से यदि इस ग्राफ के किसी पॉइंट से, मान लो यहाँ हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इस पर, ठीक है, ओके, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, राइट, ठीक है। अब ये ग्राफ क्योंकि सिमेट्रिक है तो थोड़ा सा देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए जरा, ये पॉइंट, इस पॉइंट को ए से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपने रिप्रेजेंट किया तो यू गेट हियर, आप पाते हो एक ट्रायंगल पाते हो, ये ट्रायंगल पाते हो। इन ट्रायंगल जरा देखना, इन ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है। ये जो आपका एक्स वाई ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस से मतलब इंडिपेंडेंट एक्सिस पर कितना झुका हुआ है, कितना एंगल बना रहा है, ये आपको मिल जाएगा। मींस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है, राइट ना, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मिल जाएगा। जरा देखिए, तो यहाँ tan थीटा इज इक्वल टू, आज एक सिमेट्रिक ग्राफ के लिए बना रहे, tan थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ये हाइट कितना है जरा, y3 है ना, ये y3 है और ये x3 है, तो दिस इज y3 बाय x3, ओके, y3 बाय x3, राइट ना। तो आप जब सॉल्व करते हो, अब यहाँ पर मान लो किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, जरा देखिए श्रावणी, मान लो कि यहाँ पर ये डिस्टेंस जो है ना, यहाँ से यहाँ तक मान लिया तुमने x, ठीक है, और ये डिस्टेंस मान लिया है ना, ये a डैश b डैश ले लिया, और ये डिस्टेंस, ये यहाँ से यहाँ तक आपने क्या किया, y मान लिया, राइट ना। तो दिस tan थीटा कैन आल्सो बी रिटन एज y by x, ओके, राइट। अब जरा छोटी सी बात आगे जरा देखिए, जरा देखना यहाँ पर, मान लो कि ये पॉइंट a डबल डैश है, जरा गौर फरमाइए, a डबल डैश, और ये पॉइंट b डबल डैश है, b डबल डैश, ठीक है। आपको इस पॉइंट के बीच की बातें समझनी है, तब क्या करेंगे, यहाँ से ऐसा एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है, और मान लीजिए कि ये बी ट्रिपल डैश है, ठीक है। अब देखना जरा श्रावणी, ये एंगल थीटा, तो दिस एंगल इज आल्सो इक्वल टू थीटा, दिस एंगल इज आल्सो इक्वल टू थीटा, दैट्स व्हाई for this change you can write here, अब ये कितना हो गया, तो y3 माइनस y1, और नीचे क्या हो जाएगा, x3 माइनस x1, देख लो जरा, ये टोटल x3, ये x1, तो ये कितना हो गया, x3 माइनस x1, ये क्या हो गया, y3 माइनस y1, ठीक है। तो ये tan थीटा हमको क्या इंफॉर्मेशन देता है, रियल में tan थीटा हमको ये इंफॉर्मेशन देता है कि दिस tan थीटा इज इक्वल टू ये डेल्टा y बाय डेल्टा x, डेल्टा y
change in y with respect to time. ठीक है, with respect to time. ओके, तो इन फिजिक्स ये जो ग्राफ का स्लोप है क्या रिलेशन देता है? स्लोप ऑफ, ये क्या है? स्लोप है, ये एंगल का tan थीटा, स्लोप ऑफ एक्स वाई ग्राफ with x axis is equal to delta y by delta x. मतलब क्या हो गया? रेट ऑफ चेंज इन y with respect to x. ठीक है, ये एक इंफॉर्मेशन हो गया, समझ गए? दिस इज वन इंफॉर्मेशन। अब जरा सेकेंड इंफॉर्मेशन में चलिए। मतलब क्या हो गया? किसी भी ग्राफ का किसी पोजीशन पर, किसी पॉइंट पर स्लोप रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट करता है, समझ गए? रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट करता है। ओके, ठीक है भाई, राइट ना? अब आगे बढ़ता हूं। अब इसके थोड़े से देखिए जरा। अब एरिया कवर्ड बाय, इसको यही रखता हूं, इसको हम यहीं रखते हैं। अब दूसरा जो इंफॉर्मेशन है, दूसरा इंफॉर्मेशन, ये जो नया वाला ट्रायंगल अपन ने बनाया ना, वहीं से लेते हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल ए डबल डैश बी डबल डैश ए, दिख रहा होगा आपको, ए डबल डैश बी डबल डैश ए, दिखाई दे रहा है? ठीक है, ओके। अब जरा देखना, अब जरा देखना, यहां देखना जरा। एक तो इसके लिए थोड़ा सा मैं यहां चेंज कर रहा हूं, यहाँ पे आपको अलग अलग चेंज के लिए यदि बना दें तो मजा आ जाएगा। देखिए जरा, ये मैं ऐसा लाइन खींच रहा हूं, जरा देखना। इन ट्राइंगल ओ ए डबल डैश बी डबल डैश, जरा देखना है, इन ट्राइंगल ओ दिस, ठीक है? तो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल क्या दिखाएगा? एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया क्या है भाई? देखना जरा, 1/2 हाइट इंटू 1/2 हाइट इंटू बेस, होता है कि नहीं? 1/2 हाइट इंटू बेस, तो क्या लिखेंगे? x1 इंटू y1। किसी को कोई प्रॉब्लम? हाइट इंटू बेस क्या हो जाएगा? 1/2 x1 y1, ठीक है? तो ये जो एरिया है, ये क्या रिलेशन देगा? x1 और y1 के मल्टीपल प्रोडक्ट में रिलेशन देगा। x1 y1 के मल्टीपल प्रोडक्ट में रिलेशन देगा ये, ठीक है? ओके, फिर देखे जरा, इन ट्राइंगल ओ ए बी, ठीक है, इसका एरिया क्या हो जाएगा? जरा देखना, एरिया ए इज इक्वल टू 1/2, तुमने यहां से यहां तक क्या लिखा? x3, ये क्या लिखा? ये देखो, x3 बेस इंटू हाइट कितना है? y3, राइट? ठीक है जी। अब देखिए जरा, इन ट्राइंगल
x1 x3 के लिए जरा देखना, x1 x3 के लिए क्या होता है, ये वाला पार्ट यदि आप लेते हो तो ये वाला पार्ट x एक्सिस के साथ इतने पार्ट को कवर करता है केवल, ठीक है, समझ रहे हो, इतने पार्ट को कवर करता है केवल, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पर हम लोग ये जो इसका एरिया, ये क्या कैसा हो गया, ट्रिपेजियम हो गया। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं एरिया कवर्ड बाय, एरिया कवर्ड बाय एक्स वाई ग्राफ, एक्स वाई ग्राफ और x1 to x3 चेंज, ठीक है, x1 to x3 चेंज इज इक्वल टू ट्रेपेजियम, ट्रिपेजियम, राइट ना, ट्रिपेजियम, यहाँ साइन बना देता हूं, बी ए डबल डैश, ए डबल डैश और क्या ए, है ना, नीचे में क्या लिया है उसके बी और बी डबल डैश, ठीक है। तो इसका एरिया कितना हो जाता है, ट्रेपेजियम का एरिया कितना होता है, कोई बोलेगा, सामने के दो परपेंडिकुलर साइड के सम का मतलब एवरेज ले ली और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस, तो सॉरी यहाँ पर और राम जी ये डिस्टेंस यहाँ तक, कहां तक, तो केवल यहाँ तक, ये परपेंडिकुलर लाइन हो गया, ये परपेंडिकुलर लाइन हो गया, इसका लेंथ कितना है y1 और इसका लेंथ y3 और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा x3 माइनस x1, ठीक है। तो इस ट्रिपेजियम का एरिया कितना हो गया, कितना हो गया 1/2 y1 प्लस y3 इंटू x3 माइनस x1, ठीक है, x3 माइनस x1, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इस पूरे का एक लाइन में मीनिंग ये हुआ कि एरिया कवर्ड बाय एक्स वाई ग्राफ मस्ट बी इक्वल टू मल्टीपल प्रोडक्ट बिटवीन देम, ठीक है, मस्ट बी इक्वल टू मल्टीपल प्रोडक्ट बिटवीन देम। कोई भी फिजिकल का कोई भी ग्राफ होगा, किसी भी टाइप का ग्राफ होगा, तो एरिया 2 नंबर, एरिया कवर्ड बाय एक्स वाई ग्राफ, एक्स वाई ग्राफ with x axis, with x axis is equal to एक कांस्टेंट c होगा, ठीक है, या k लिखेंगे, k इंटू x इंटू y, इस तरह से क्वांटिटी आएगी, ठीक है, x इंटू y, राइट, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन dv by dt, dv by dt and area covered by velocity
ओके जी, इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। और इसी एग्जाम्पल को कल हम पढ़ाएंगे आप लोगों को यहाँ पर ग्राफ में, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ ग्राफ थोड़ा सा देखेंगे, डिफरेंशिएशन में चलेंगे। ओके, तो आज की मुलाकात बस इतनी। जय हिंद। आज केवल 2 चीज सीखा, क्या वो सब समझने वजने वाला कुछ नहीं। क्या सीखा? कोई भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे उसमें स्लोप क्या होता है, रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और एरिया कवर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है, उसमें मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए दोनों। ठीक है, स्लोप क्या दिखाता है, डिवीजन को। स्लोप क्या दिखाएगा, डिवीजन को। और एरिया क्या दिखाएगा, मल्टीप्लिकेशन को। ठीक है, ओके जी, तो बाय बाय, जय हिंद। जय हिंद सर।